जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज के चर्चा का विषय क्या है? याद रखिएगा, आज के चर्चा का विषय है, हम एक बार आपके सामने फोर्थ सिविल सर्विस जेपीएससी पीटी, फोर्थ सिविल सर्विस पीटी के जो है प्रश्नोत्तर को लेकर के आए हैं। और इस बार जो है ऑप्शनल पेपर के प्रश्नोत्तर लेकर के हम आए हैं। याद रखिएगा, इंडियन हिस्ट्री पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रश्नों का जो पैटर्न है वो किस प्रकार है। आप सबके मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा होगा कि आखिर जब ये पैटर्न नहीं रहा तो हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हिस्ट्री में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिलहाल वर्तमान में जो 11 जेपीएससी होने वाली है, ध्यान में रखिएगा, 11 जेपीएससी जो होने वाली है उसमें 15 मार्क्स जो है वो कहना है हिस्ट्री सेक्शन से है। तो हम एक पैटर्न को ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे कि पिछले जो एग्जाम हुए हैं, 6 एग्जाम हुए हैं, उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जो है हिस्ट्री के प्रश्नों पर आज क्या करेंगे, बात करेंगे, ताकि आपका जेपीएससी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एक बार फिर से मैं गोपाल घोष फ्रॉम धनबाद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। झारखंड से जुड़ी हुई जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्नों पर देख लेते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है कि मध्य पाषाण काल मानव शिकार के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करते थे वो अधिकांश होते थे। तो मध्य पाषाण काल में मानव जो है पत्थरों का पाषाण उपकरणों का उपयोग करते थे। और इस मध्य पाषाण काल के बारे में कहा जाता है, इसे सूक्ष्म पाषाण युग भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल की जानकारी का स्रोत क्या है ना, 1807 में CL कार्ले के द्वारा जो है बिंद क्षेत्र में लघु पाषाणकालीन उपकरणों को खोजा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, देखते हैं कि क्या कुछ हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न 2, कौन सा वेद प्राचीनतम है? बोलने की आवश्यकता नहीं है कि ओब्वियसली ऋग्वेद की जो समय ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है, और बाद के अर्थात उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई थी। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी का जो स्रोत है मेगास्थनीज का इंडिका ही है, लेकिन इंडिका वर्तमान में उपस्थित नहीं है। हम जो है स्ट्रैबो के साथ साथ एरिस्टोथेनीस या जो है नियाकर से, इन सभी के लेखों के द्वारा इंडिका के बारे में जो है जानकारी, इंडिका के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और साथ में मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, मनुस्मृति की रचना जो है कब की गई है? मनुस्मृति जो है शुंग काल की रचना है। ठीक है, चलिए सॉरी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा था। ध्यान में रखिएगा, मलिक कफूर के द्वारा जो है दक्षिण के देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य राज्यों का क्या किया गया था ना, विजय अभियान शुरू किया गया था। और ये विजय अभियान कब शुरू हुआ था? तो 1307 से शुरू हुआ। लगातार ये विजय अभियान जो है 1311 में जाकर रुकता है, जब पांड्य राज्य को जीता गया। इस पर ध्यान में रखना आप सभी को, लगातार डेट्स को भी याद रखिएगा। देवगिरी की विजय 1307 में किया गया था, तेलंगाना की विजय 1309 से लेकर 1310 में किया गया था, होयसल की विजय 1311 में, और पांड्य राज्य की विजय भी जो है 1311 में किया गया था। तो मलिक कफूर ही वो क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एकमात्र जो शासक थे जिन्होंने संपूर्ण विजय दक्षिण को क्या किया था, विजय किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं? शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहते हैं। अष्टप्रधान में कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले जो सर्वोपरि है वो पेशवा, या उसे हम कह सकते हैं कि आज के दौर में प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जिनके निर्णय क्या होते थे, पूरे मंत्रिपरिषद में सर्वोपरि होते थे। उसके बाद सैर नौबत, जिसे हम कह सकते हैं कि सेना का प्रधान। अमात्य जो आय व्यय का हिसाब रखते थे। सुरनवीस या चिटनवीस, जिसे हम कह सकते हैं कि राजकीय पत्राचार। सुमंत या दविर जो है विदेश मंत्री थे। वाक्यानबीस क्या थे? तो राजा के दैनिक कार्य का हिसाब रखते थे। पंडित राव और न्यायाधीश, पंडित राव नाम से ये धार्मिक प्रधान, और न्यायाधीश के द्वारा न्याय का काम किया जाता है। पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं, अर्थात बाकी जो 6 हैं, ये जो है युद्ध के समय में राजा के साथ होते थे, सिर्फ पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ करके। चलिए
नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। 1575 में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी 1571, मजहर की घोषणा 1579, दिले इलाही की स्थापना 1582, दास प्रथा कब खत्म किया गया था? 62, तीर्थ यात्रा कब खत्म किया गया था? 1563, और जजिया कर को समाप्त किया गया था 1564। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं किसके? अकबर के। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अकबरकालीन श्रेष्ठ गायक कौन थे? तो अकबरकालीन श्रेष्ठ गायक कौन थे? तो तानसेन थे। अकबर ने उन्हें कंठ भरण बानी विलास की उपाधि भी प्रदान किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। 9वें नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या है, देखते हैं 9वें नंबर का प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑब्वियसली जो है बाबू कुंवर सिंह के द्वारा जो है बिहार का नेतृत्व किया गया था। और इसी के परिप्रेक्ष्य में, अर्थात बाबू कुंवर सिंह के परिप्रेक्ष्य में ही झारखंड में जो है 1857 में विद्रोह की शुरुआत होती है। तो कहां से? तो देवघर के रोहिणी गांव से यह शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। कूका विद्रोह कहां हुआ था? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पंजाब। कूका विद्रोह कहां हुआ था ना? पंजाब में हुआ था। और राम सिंह, याद रखिएगा, कूका विद्रोह के जो प्रमुख नेतृत्व करता थे वो कौन थे? राम सिंह थे, जिन्हें गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया था? तो रंगून निर्वासित कर दिया गया था। हालांकि शुरुआत जो है जोहारमल भगत और बालक सिंह द्वारा जो है पश्चिमी पंजाब में किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था कि सिख धर्म में प्रचलित अंधविश्वास जैसी चीजों को क्या करना है? खत्म करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नील आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो नील आंदोलन जो है बंगाल में शुरू हुआ था। ठीक है, दो भाई याद रखिएगा, विष्णुचरण और दिगंबर विश्वास के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था 1859 में नदिया से ये शुरू हो जाती है। और दीनबंधु मित्र का नील दर्पण के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जेपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछे गए। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया। तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखित है और इस पर हमें जो है नील विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लाइव का भारत आगमन कब हुआ? क्लाइव को दो बार जो है भारत की सूबेदारी प्राप्त होती है। पहली बार जो है 1760 से जो है 1757 से 60 तक प्राप्त होता है। पहला सूबेदारी कब प्राप्त होता है? तो 1757 से लेकर 60 तक। और फिर दूसरे बार याद रखिएगा 1765 से लेकर के जो है 1767 तक उन्हें सूबेदारी प्राप्त होती है। तो यहाँ जो है प्रश्न पूछा गया है कि क्लाइव का भारत आगमन कब हुआ था? तो क्या होगा इसका उत्तर? 1765 में जो है इसका आगमन हुआ था। हालांकि कुछ सोर्सेस में इसे 1764 भी दिया हुआ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर कि 13 नंबर प्रश्न क्या है। 13 नंबर प्रश्नों पर जो है हम लोग क्या करेंगे? विचार करेंगे। पोलज क्या है? व्यापार की एक श्रेणी है। इसके साथ साथ क्या है? नदाशों की एक श्रेणी है, भूमि की एक श्रेणी है, कृषकों की एक श्रेणी है। तो याद रखना है, पोलज जो है भूमि की एक श्रेणी है। पोलज वो भूमि है जिस पर खेती की जाती है एवं कभी भी इसे खाली नहीं छोड़ा जाता, अर्थात परती नहीं छोड़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार परती भूमि क्या होती है? जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता है। और एक और भूमि होती है जिसे कहा जाता है चांचर भूमि, जिसे 3-4 वर्षों के लिए क्या कर दिया जाता है? खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे वर्गीकरण, ये वर्गीकरण किसके समय में था? तो अकबर के समय काल के दौरान जो ये वर्गीकरण किया गया था। पोलज भूमि बहुत महत्वपूर्ण भूमि थी जिस पर जो है क्या किया जाता था ना? खेती किया जाता था। तो इसका उत्तर क्या होगा ना? इसका उत्तर होगा कि भूमि की एक श्रेणी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर जाते हैं। मुर्ग संताल बोलने की आवश्यकता नहीं, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का द्वैध शासन कब समाप्त हुआ? बंगाल का द्वैध शासन कब समाप्त हुआ? तो 1772 में द्वैध शासन समाप्त हुआ। और द्वैध शासन की समाप्ति के बाद ही वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है बंगाल में पहले तो जो है पंचवर्षीय प्रथा जो है ठेकेदारी की प्रथा को लाया गया। पहले 1 वर्षीय, फिर पंचवर्षीय, और फिर बाद में ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन का स्वरूप क्या था? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो भी वो तो धार्मिक रूप से हुई थी। इसका अर्थ यह है कि खिलाफत तुर्की के जो खलीफा थे उनके पद को स्थापित करने के लिए ये आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा भारत में शुरू किया गया था। गांधी जी का इनमें प्रवेश होता है और गांधी जी जो है इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ
साथी होते हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति जो है थोड़ी सी अलग है। हम कह सकते हैं कि पहले जो खिलाफत आंदोलन का स्वरूप था वो धार्मिक था, और बाद में इसने गांधी जी के प्रवेश और नॉन कोऑपरेशन के साथ इसका स्वरूप क्या बन गया था, राजनीतिक हो गया था। तो अब उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा, धार्मिक इसका उत्तर होगा। चलिए, सालबाई की संधि जो है कब हुआ था, तो 1782। प्रथम याद रखना है, आंग्ल मराठा युद्ध का जो परिणाम था वो क्या था ना, सालबाई की संधि था। सालबाई की संधि के माध्यम से सॉल्सेट और एलिफेंटा के द्वीप जो है किसे मिल गए, तो अंग्रेजों को मिल गए, ठीक है। और इसके साथ साथ ध्यान में रखिएगा कि पेशवा को पेंशन देने के लिए अंग्रेज भी राजी हो गए। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो है परिणाम क्या था, सालबाई की संधि थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु कब हुई, इसका समय काल क्या है। इसका समय काल जो है 1717 से लेकर के जो है 1727 तक इसका समय काल है। तो ऑब्वियसली 1727 में क्या हो गया, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई, जिन्होंने अलग बंगाल प्रांत की नींव रखे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 19 नंबर का प्रश्न क्या है, ताजमहल किसकी याद में बनाया था, बोलने की आवश्यकता नहीं, ओब्वियसली मुमताज महल के याद में जो है इसे बनाया गया था। 1732 में इसे शुरू किया गया था, और 1632 में से शुरू किया गया, और 1643 अर्थात 1643 में ये क्या हो गया था, संपन्न हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि जो है किसे प्राप्त है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है ना, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसकी एक और उपाधि है जिसे हम कहते हैं सकारी, अर्थात शकों के उन्मूलन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में किया गया था, तो इसे क्या कहा जाता है ना, सकारी कहा जाता है। जब हम लोग इतिहास के प्रश्नों जेपीएससी के तहत जब हम लोग इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तो संपूर्ण चंद्रगुप्त द्वितीय की जीवनी के बारे में आप सबको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, आर्यों का आगमन, आर्यों ने भारत पर विजय जो है कब प्राप्त किया। आर्यों का आगमन का समय काल क्या है, तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, और फिर 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व को हम लोग कहते हैं वैदिक काल। तो हम क्या मानेंगे कि आर्यों के आगमन का काल क्या था, तो 1500 ईस्वी पूर्व जो है आर्यों के आगमन का काल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हर्षचरित के लेखक कौन थे, तो हर्षचरित के लेखक कौन थे, तो बाणभट्ट सीधा उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया जाता था, तो इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है, मोहनजोदड़ो में जो है महान स्नानागार जो है पाए जाते थे। और हड़प्पा में क्या थे, तो हड़प्पा में अन्नागार पाए गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा 23 के, औरंगजेब की मृत्यु 1707, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किसके साथ है, तो सातवाहन कालीन शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं, 26 से हमारा प्रश्न क्या है, अल हिलाल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो अबुल कलाम आजाद, जिनका संबंध झारखंड के साथ भी, उन्हें रांची में नजरबंद कर दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, साथ में याद रखिएगा कि वे जो है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के क्या थे ना, वे अध्यक्ष भी थे, और लगभग जो है सबसे अधिक समय तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष होने का जो है श्रेय जो है उन्हीं को प्राप्त है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अल हिलाल और अल बलाग, दो इनके क्या है ना पत्रिका है जिनका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था 1912 से लेकर 1914 तक, ठीक है। याद रखिएगा, अल हिलाल का प्रकाशन किया गया और अल बलाग का प्रकाशन कब किया गया, तो 1914 में, ठीक है। ये दो याद रखना है, और ये जेपीएससी का प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, और ये बिल्कुल पूछेगा, वर्तमान जेपीएससी में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, सन 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने, तो लियाकत अली खान क्या थे ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 1951 तक क्या थे ना, वो वहां के क्या बने थे ना, वो वहां के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, ये बोलने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किया गया था। अगर हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज का स्थापना किया गया था, और आर्य समाज का स्थापना कब किया गया था, तो 1875 में जो है आर्य समाज का स्थापना किया था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर सीधा है, इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद, इसका उत्तर होगा। चलिए भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, ये तो बहुत ही आसान है, जेम्स अगस्ट हिक्की ने भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था। इसका मूल नाम क्या था, तो कलकत्ता जनरल एडवाइजर था। 1780 में यह
प्रकाशित होती है, और इसका उत्तर क्या होगा, बंगाल गजट इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा द हिंदू का प्रकाशन कब से हो रहा है, तो 1878 से जो है द हिंदू का प्रकाशन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 के बाद 30वें प्रश्न पर जो है हम लोग विचार करेंगे, और देखिए 30वां प्रश्न क्या है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई थी, तो किस एक्ट के माध्यम से किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय काल के दौरान किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट्स के माध्यम से जो है ध्यान में रखना है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये सर्वोच्च न्यायालय कब तक, इसके क्षेत्र क्या थे ना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का संपूर्ण प्रोविंस इसके क्षेत्र में था। इसका अर्थ हमें कह सकते हैं जो बंगाल का प्रोविंस था वो इनके क्षेत्र में था। और ये कब तक काम करता रहा सुप्रीम कोर्ट, जब तक कि इंडियन जो है हाई कोर्ट अधिनियम लागू ना हो जाए। 1862 में जो है भारतीय न्यायालय अधिनियम, सॉरी 1861 में, ध्यान में रखिएगा 1861 में जो है भारतीय न्यायालय अधिनियम लागू होने के साथ ही ये खत्म हो जाता है। ठीक है, और फिर कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि इसके चीफ जज कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्पे जो है ये इसके क्या थे, तो याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश थे। इनके साथ साथ 3 और न्यायाधीश थे जिनमें चैम्बर्स, लेमिस्टर तथा हाइड थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चलिए 31, कौन सा शासक जो है नृत्य और संगीत में निपुण था, तो याद रखिएगा आदिल शाह सुर। आदिल शाह सुर के बारे में कहा जाता है कि एक तो वो अयोग्य थे, पहली बात। आदिल शाह सुर के बाद ही जो है पूरा का पूरा संपूर्ण सुर साम्राज्य जो है 5 भागों में जो है क्या हो गया ना, टूट चुका था। आदिल शाह सुर के ही माध्यम से जो है बाज बहादुर जो कि गुजरात के शासक थे, उन्होंने जो है संगीत का जो है संगीत सीखा, जो सीखने का जो कार्य वो आदिल शाह सुर से ही सीखा गया था। तो इन्हें एक तो नृत्य और संगीत दोनों में ये क्या थे, निपुण थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अबुल फजल द्वारा राजस्व वसूल करने का औचित्य ठहराता है क्यों, अर्थात अकबर के द्वारा जो राजस्व वसूला जाता था उसे अबुल फजल जो है क्यों औचित्य जो है सही ठहराते हैं। सार्वभौमित्व के लिए मुआवजा था, ये सम्राट का दैवीय अधिकार था, सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना के रख रखाव का खर्च था, सम्राट का वंशनागत और स्वामित्व अधिकार था। एक्चुअली ये क्या ना, सोवरेनिटी अर्थात सार्वभौमत्व के लिए क्या थे ना, मुआवजा थे। अबुल फजल के अनुसार जो है क्या है ना, ये जो मुआवजा है, ये जो कर है वो सभी को देना पड़ेगा, और उसके किसके लिए देना पड़ेगा ना, राजा के सार्वभौमत्व के लिए देना पड़ेगा। उस स्टेट का जो संरचना है उस स्टेट को रक्षा करने के लिए हम कह सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और सर विलियम जोन्स क्या थे ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर के आए थे कब ना, 1783 में, और बाद में उन्होंने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना उनके द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर देखते हैं। 34 प्रश्न में क्या है हमारे पास, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, ज्योतिबा फुले इसका उत्तर होगा। चलिए 1873, ये भी याद रखिएगा कब स्थापित किया गया, तो 1873 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की की स्थापना, ली मोदी पैक्ट, बॉम्बे प्लान, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फेडरेशन ऑफ अर्थात फिक्की की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, 1927 में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ ली मोदी जो पैक्ट हुआ था वो 1933 में हुआ था। तो यहाँ 1933 है नहीं, तो हम इसे क्या मान लेंगे, हम इसे मान लेंगे कि ये 1934 में हुआ था। चलिए नेशनल प्लानिंग कमेटी जो स्थापित की गई थी वो कब हुआ था, 1938 में स्थापना किया गया था। बॉम्बे प्लान तो ठीक है, और ली मोदी पैक्ट कब हुआ था ना, 1934 में। तो ये स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, 1 का 2 है, डी का क्या है ना, डी का जो है 1 है, और साथ में जो है ली मोदी पैक्ट का कितना है, 4 है, तो और बी का क्या है, 3 है, सी का 3 है, सी जहाँ पर है उसी जगह पर है, अर्थात सी का 3 है। तो अगर हम इसे देखेंगे तो उत्तर कौन सा होगा, तो इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है। ऋग्वेद कालीन स्त्रियों को जो अधिकार प्राप्त थे उनके बारे में यहाँ चर्चा किया जा रहा है। वे सभा के कार्य में भाग लेते थे, उन्हें दोनों में ऑथराइजेशन था कि वो सभा समिति में भाग ले सकते हैं। वे अपने
पति के साथ यज्ञ का भी अनुष्ठान करते थे, वे युद्ध में सक्रिय भाग लेते थे। एक्चुअली क्या है, उन्हें राजनीतिक अधिकार और संपत्ति के अधिकार, दो अधिकार नहीं प्राप्त थे। और युद्ध का बिल्कुल संबंध किसके साथ है, तो राजनीति के साथ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अधिकार उनके पास नहीं था। उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था। तो कुछ ऐसे भी थे जिनका विवाह जो 16 वर्ष की उम्र में हो जाता था। तो ये ग्रामीण पृष्ठभूमि में होता ही रहता है। तो इस पर जो है हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। में युद्धों में सक्रिय भाग लेते थे, ये क्या होगा, ये स्त्रियों के संबंध में सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जाति का लक्षण क्या नहीं है? अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्य या आनुवांशिकता। जाति, किसी भी समाज में जो जाति है वो क्या होता है, एक समूह होता है। और अलग अलग जाति में क्या होते हैं ना, अलग अलग लोगों का एक समूह पाया जाता है। तो जाति में कभी साम्यता या इक्वलाइजेशन नहीं हो सकता है। जाति, अलग अलग जातियों के द्वारा, चाहे वो ऋग्वेद काल हो या वर्तमान समय में हो, अलग अलग कार्य किए जाते हैं और उनकी रीति रिवाज और कल्चर क्या होते हैं, संपूर्ण अलग होता है। बाकी सारी चीज़ें, अंतर्विवाह भी जाति का लक्षण है, श्रम विवाह, लेबर डिवीजन वो तो रहेगा ही, और साथ में आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के हिसाब से क्या होता है, जाति निर्धारित की जाती है आज भी भारत में। तो इसका उत्तर क्या होगा, जाति का लक्षण क्या नहीं है, तो साम्य नहीं है। ठीक है, चलिए वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहली बार कहाँ मिलती है? ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में या स्मृतियों में? इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा, धर्मसूत्र में। वर्ण संकर का प्रथम उल्लेख जो है धर्मशास्त्र में हमें प्राप्त होता है। और साथ में ये जो शब्द है अर्थात वर्ण संकर, ये बौधायन सूत्र से प्राप्त होता है। इसके अलावा अनुलोम और प्रतिलोम जैसे विवाह का भी उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, तो हमें जो है इसी जो है धर्मसूत्र से ही जो है प्राप्त, बौधायन सूत्र से हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था? तो पन, याद रखिएगा। मौर्य काल में ऐसे कई और क्या थे, विनिमय के माध्यम थे। ठीक है, उनमें से जो पन है वो क्या थे ना, सिल्वर कॉइन, चांदी के। इसके साथ साथ याद रखिएगा कार्शापन, कार्शापन भी क्या थे ना, सिल्वर कॉइन थे। और अगर हम बात करेंगे धारण, ये धारण भी क्या थे ना, ये भी मौर्य काल है ना, और ये सिल्वर कॉइन्स हैं। इसके अलावा सुवर्ण और निष्क जो कि क्या थे ना, गोल्ड कॉइन थे। और अगर हम बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे कि कॉपर के कॉइन क्या थे, तो कंकनी। ठीक है, कंकनी को याद रखिएगा कि कंकनी क्या थे ना, वो कॉपर के कॉइन थे। ठीक है, चलिए दिनार के बारे में मैं आपको बता दूं, ये गुप्ता पीरियड का था। ठीक है, दिनार क्या है ना, गोल्ड कॉइन थे जो 144 ग्रेन का आता था, ये गुप्ता पीरियड का था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा पर्ण, इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। 40वें प्रश्न क्या है देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित शासकों में से किस एक के लिए उच्च अधिकारियों के लिए भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया गया? तो इसका उत्तर सीधा है हर्षवर्धन के समय से हमें ये देखा जा रहा है कि उन्होंने जो है अपने जो अधिकारी थे उनके भरण पोषण के लिए जो है जमीन या जो है भूमि को अनुदान देने की प्रथा जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा हर्षवर्धन, इसका उत्तर होगा। किस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और उसका नाम है? इसका उत्तर होगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु। भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र का रचना किया गया है। पारसनाथ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पारसनाथ और महावीर जैन, पारसनाथ और महावीर जैन, महावीर के जो जीवन चरित्र है उनका उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, भगवती सूत्र पर प्रश्न पूछा गया था। हालांकि ये जेपीसी का एक प्रश्न है 4 जेपीसी में, तो ऐसे ही 6 जेपीसी में भगवती सूत्र के बारे में पूछा गया था। यहाँ महावीर के जीवन और उनके साथ साथ उनके समकालिक जितने जो हम कह सकते हैं कि जैन गुरु थे उनके बारे में भी जानकारी का स्रोत क्या है ना, भगवती सूत्र है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कल्पसूत्र, इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन के बारे में? तो ये क्या थे, भारत में सबसे पहले ऐसे ही सिक्के चले जिस पर पंचमार्क रहते थे। इन पर एक से अधिक, अब किसी एक राजा के सिक्के अगर किसी एक शासक के क्षेत्र में दूसरे राजा के द्वारा इन्वेड कर लिया गया, जीत लिया गया, तो उस कॉइन पर वो अपनी मोहरें लगा देते थे। तो इस प्रकार कई जो है पंच इस पर मिलते थे, अर्थात मोहरे के ऊपर पंच मिलते थे। उन पर अनेक प्रकार के प्रतीक निरूपित किए जाते थे। शासक अपने राज्य क्षेत्र के जो अपना जो सिंबल या चिन्ह रखते थे उसे उस पर निरूपित कर देते थे। उन पर हमेशा जारी करने वालों के उत्कीर्ण लेख होते थे। ये बिल्कुल गलत है, इंस्क्रिप्शन कुछ नहीं होता था। ये पंचमार्क कॉइन है जिस पर सिंबल जो है रखा जाता था और एक पंचिंग प्राप्त होती थी उस शासक का या उस राज्य का, और ये जो है हम कह सकते हैं कि आय और विनिमय का एक माध्यम था। ठीक है,
तो कोई हमें उत्कीर्ण लेख नहीं प्राप्त हुआ है पंचमार्ग कॉइन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्रोह सिद्धों और कानों से संबंधित है? तो सिद्धू कानों संथाल विद्रोह, हालांकि देखिए तिथि यहाँ पर गलत लिखी हुई है, 1855, ठीक है 1855, इसे क्या कहा जाता है, 1857 की पूर्व पीठिका भी कही जाती है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर जो है तिथि मिस्टेक है, ये 1855 होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, संथाल विद्रोह। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट प्रश्न 44। अवध के स्वतशासी राज्य का संस्थापक कौन था? तो जैसे ही 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद जो है प्रांतीय राज्य धीरे धीरे अलग होने लगते हैं, और शहादत खां या बुरहान मुलक के द्वारा जो है किसका निर्माण किया गया, अवध में जो है स्वतशासी राज्य का स्थापना किया गया। इसे बुरहान मुलक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते देखते हैं, बंगाल में निम्नलिखित शासकों का सही क्रम क्या? तो बंगाल में सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, उसके बाद सुजाउद्दीन, उसके बाद फिर सरफराज खान, और अंत में क्या होगा, अलीवर्दी खां। तो मुर्शिद कुली खां पहले, उसके बाद हो गया 2, उसके बाद हो गया 1 3 4, तो 2 1 3 4 इसका अर्थ हो गया कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ए, इसका उत्तर होगा 2 1 3 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कम्युनल वार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए? 1932 में बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। और अगस्त 16 1930 को रमसे मैकडोनल्ड के द्वारा जो है कम्युनल अवार्ड को क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था। कम्युनल अवार्ड नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जाति आधारित जो है इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया गया था, ठीक है। और विशेष करके डिप्रेस क्लास के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था। और 147, ध्यान में रखिएगा, 147 जो है क्या 71 जो है कम्युनल वार्ड में दिए गए थे, जबकि पूना पैक्ट में जो निगोशिएशन हुआ बी.आर. अम्बेडकर और साथ में हम कह सकते हैं महात्मा गांधी, उससे ये अब क्या हो गया ना, डबल हो गया, तो 147 उन्हें मिल गया। तो डिप्रेस क्लास को कितना मिला था ना, 71 और 147 मिला था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, देखते हैं क्या कुछ नेक्स्ट प्रश्न है। अपने वृत्तांत में फाइहान उल्लेख नहीं करता है। मध्य देश में शांति के बारे में फाइहान के द्वारा उल्लेख किया गया। दंड न्याय की कठोरता नहीं, उनका कहना था कि नया न्याय जो है वो क्या है ना, बहुत ही मृदु है। अगर कोई बार बार अपराध करता है तो उसके लिए उसे जो है राजद्रोह की घोषणा, उसे राजद्रोही बना दिया जाता था या उसके हाथ काट लिए जाते थे। लेकिन इतना होने पर भी जो है न्याय व्यवस्था उतना कठोर नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था जो है, कठोरता जो है, इसका उल्लेख जो है फाइहान के द्वारा नहीं किया गया था। फाइहान ने जो है समाज के बहिष्कृत जो लोग थे उनके बारे में भी हमें जानकारी दिया था, और सभी लोग जो है वो क्या थे ना, वेजिटेरियन थे, इसके बारे में भी जानकारी दिया था। सिर्फ दंड न्याय जो है कठोर नहीं थे, वो क्या थे, मृदु थे, ऐसा फाइहान के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। अब भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला उल्लेखनीय प्रमाण क्या, हेलियोडोरस का बेसनगर जो है वो क्या है, भागवत धर्म का सबसे प्राचीन क्या है ना, प्राचीनतम जो हम कह सकते हैं क्या है, अभिलेखीय प्रमाण है। चलिए तो ये कितने नंबर प्रश्न थे, 48। आगे हम देख लेते हैं, 2 प्रश्न और ले लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले तो चंपारण विद्रोह हुआ था, ये ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन के 7 दिन बाद जो हमें खेड़ा प्राप्त हो रहा है, और खेड़ा के बाद जो है रॉलेट एक्ट का आंदोलन 1919 में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा, पहले तो होगा 3 चंपारण आंदोलन, उसके बाद हम किसे रखेंगे, तो उसके बाद जो है हमें अहमदाबाद मिल होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जिसके बाद 3 के बाद 4 हो, तो 2 ही ऑप्शन सूटेबल हो रहा है। 3 के बाद 2 इनका कहना है, तो 3 के बाद 2 हो गया, उसके बाद क्या होगा ना, 4 होगा, अहमदाबाद मिल का हड़ताल और फिर रोलेट एक्ट, अकॉर्डिंग टू इस प्रश्न के अनुसार। लेकिन अगर सही कालानुक्रम पकड़ा जाए तो वो क्या होगा, सही कालानुक्रम होगा 3, उसके बाद फिर क्या आएगा ना 4, उसके बाद क्या आएगा ना 2, उसके बाद 1। लेकिन चूंकि ये ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू जो प्रश्न के साथ से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसे ही सही मानेंगे। तो 3241 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन से जो है चलिए यहाँ आज जो है हम कितने नंबर प्रश्न तक पहुंच गए, तो आज हम लोग जो है 40 नंबर प्रश्न तक, 49 के प्रश्नों तक जो है हम लोगों ने क्या किया, आज प्रश्नों पर चर्चा किया, और आगे आने वाले समय पर जो है हम शेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। याद रखिएगा ये 4 जेपीएससी के ऑप्शनल पेपर के क्या है, प्रश्न है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में, बहुत बहुत धन्यवाद।